गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे फिजिक्स के कंटेंट से लाभान्वित हो रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को। ये टॉप 20 एमसीक्यूज़ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही साथ एमएससी एंट्रेंस के लिए यूज़फुल है। आईआईटी, नीट और पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रेडिएशन चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को देखते की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉडी इज सेड टू बी अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इफ़ इट। तो आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन परमानेंट दिमाग में होनी चाहिए। आप कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इफ इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। वह बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाएगा जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन पड़े तो वह उस रेडिएशन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन डी है, एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, एब्जॉर्प्सिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज। तो आपने अभी भी देखा कि जब वो टोटल के टोटल कोई भी रेडिएशन पड़ेगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी कितना होना चाहिए, 100%, दैट इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर इज। तो अब इसके लिए आपको प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला का डेरिवेशन मालूम होना चाहिए। उस प्लैंक रेडिएशन फार्मूला के डेरिवेशन में जब आप एवरेज एनर्जी निकालते हैं तो उस एवरेज एनर्जी के एक्सप्रेशन को आप लिखते हैं ई ए वी इज इक्वल टू ई अपॉन, और नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को लेते हैं यन, तो यन लिख देते हैं, ई अपॉन यन कर देते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आता है एच एन यू अपॉन ई टू द पावर एच एन यू अपॉन के टी माइनस 1। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो निश्चित तौर पर आपको प्लैंक रेडिएशन फार्मूला का डेरिवेशन मालूम होना चाहिए, मुख्य मुख्य बातें, ताकि आप इस तरह के प्रॉब्लम को आसानी से डिस्कस कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द इक्वेशन विच एक्सप्रेस वीन्स लॉ इज। वीन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। इस कॉन्स्टेंट को मोन बी से आप लिखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसको वीन्स लॉ जब भी कहीं देखे तो ये दिमाग पे रखना है कि वीन्स लॉ को आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय ऑल बॉडीज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट ऑल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको मैं बता दूं कि ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग एरर टी है, क्रिटिकल है। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एवरीबॉडी रेडिएट्स सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप देखिए अपने जीवन में भी देखिए, अगर आप दौड़ करके आते हैं तो जो व्यक्ति आराम से आकर के आपके बगल में बैठता है उसके बैठने से आपको किसी भी तरह के रेडिएशन का निकलना महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। लेकिन रेडिएशन तो रेडिएट होता ही है। तो वही चीज़ है, हर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, रेडिएट होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स वाज स्टेटेड बाई। तो अच्छा एब्जॉर्बर जो होगा वो अच्छा एमिटर भी होगा, ये किसने कहा था, तो किरचॉफ्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ रिजोनेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा फॉर अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रिजोनेटर, नंबर ऑफ रिजोनेटर पर यूनिट वॉल्यूम बात की जा रही है। तो अब इसके लिए फिर से आपको चलना पड़ेगा प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला पर,
और उस प्लैंक रेडिएशन फार्मूला में आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये बात जानी है कि नंबर ऑफ रिजोनेटर की बात, तो आप पाते हैं वहाँ फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये जो एक्सप्रेशन आता था, ये एक्सप्रेशन आता था 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। अब सॉरी डी न्यू। अब यहीं जब आप डी न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ से मॉड ऑफ डी न्यू निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ डी न्यू आपका हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा। ओके, और इस वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो सी कैंसिल आउट हो गया और लेमडा का क्या हो जाएगा, टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो 1 अपॉन लेमडा टू दी पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो लेमडा टू दी पावर -4 इंटू डी लेमडा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हिंट हालांकि हमने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रेले जीन्स लॉ प्रपोज्ड फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को जब एक्सप्लेन करने की होड़ लगी, तो इस होड़ में जो सबसे पहला नाम आया था वो आया था आपका वीन्स रेडिएशन फार्मूला, और दूसरा नाम आया था रेले जीन्स लॉ। और वीन्स रेडिएशन फार्मूला उस ग्राफ को लोअर वेवलेंथ रीजन में एक्सप्लेन कर पाया, जबकि रेले जीन्स लॉ उस ग्राफ को हायर वेवलेंथ रीजन में एक्सप्लेन कर पाया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अप्लाइज टू लॉन्गर वेवलेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बिकम्स। तो आपको मालूम होना चाहिए E प्रोपोर्शनल टू होता है T टू दी पावर 4। ये देखिए हिंट मैंने दे रखा है। अब टेम्परेचर डबल हो गया तो इसका मतलब है T डैश अगर हम कर दें तो 2T हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 4 करेंगे तो 16T टू दी पावर 4 आ गया, मतलब 16 गुना बढ़ गया, 16 टाइम्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर रेडिएशन एमिटेड बाय 3 बॉडीज इज शोन इन फिगर, करेक्ट रिलेशन इन T1 T2 एंड T3 इज। तो इसके लिए भी आपके दिमाग में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होना चाहिए, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि कर्व में T1 टेम्परेचर पर जो इंटेंसिटी की पीक मिली हुई है वह लोअर वेवलेंथ पर है, तो लेमडा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तभी होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा और वेवलेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। अर्थात इस ग्राफ में अगर आप देखें तो T3 की पीक्स, T3 टेम्परेचर पर जो रेडिएशन की इंटेंसिटी की पीक है वो हायर वेवलेंथ पर है। इसका मतलब T3 सबसे कम होगा, फिर T2 होगा, उससे अधिक T1। तो T1 इज ग्रेटर दैन T2 एंड T2 इज ग्रेटर दैन T3। इट मीन्स दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 10 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इन वैक्यूम इज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन वैक्यूम जो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ रेडिएशन पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम the temperature of medium A does not change, B increases, C decreases, D initially increases and then becomes constant। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डज नॉट चेंज। रेडिएशन अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर रेडिएशन पास कर रहा है तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, pressure P and energy density of a diffused radiation U are related as। तो आपको मालूम होना चाहिए
ये अब किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन में आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आप कहते हैं अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो P इज इक्वल टू यू होगा, अगर किसी एंगल पर इंसिडेंस है तो P इज इक्वल टू यू बाई 3 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन, जब भी आपसे कॉमन बात कही जाए तो आपको P इज इक्वल टू यू बाई 3 पर टिक लगाना है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस इज द स्पेशल केस, समझे ना। तो जब भी ये कहा जाए नॉर्मल इंसिडेंस, तभी P इज इक्वल टू यू को टच कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, और जो भी लोग P इज इक्वल टू यू लगाते हैं उनको गलत उनका आंसर माना जाता है। तो आपको कॉमन बात करनी है, नॉर्मल इंसिडेंस इज द स्पेशल केस ऑफ इंसिडेंस, ये ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल रेडिएशन इज अ मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, फोनान। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, अ ब्लैक बॉडी इज एट 2880 केल्विन, it emits energy U1 between 499 nanometer and 1500 nanometer, and energy U2 between 999 nanometer and 1000 nanometer. Wien's constant B is equal to 2.88 into 10 to the power 6 nanometer Kelvin. Then ये ध्यान रखिएगा कि इसको 2.88 को कई जगहों पर 2.9 भी ले लिया जाता है। तो यहाँ से अगर आपको चेक करना है कि किसके लिए सबसे अधिक रेडिएशन, किस वेवलेंथ के लिए एनर्जी अधिक होगी, तो इसके लिए फार्मूला देखिए, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लैम्डा एम जो होता है ये बेसिकली हाईएस्ट इंटेंसिटी जहाँ होती है वही जिस वेवलेंथ पर होती है उसी को कहते हैं हाईएस्ट इंटेंसिटी। मीन्स हुआ कि रेडिएशन की हाईएस्ट एनर्जी। तो अगर हम यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और यहाँ से हम लैम्डा एम की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले बी अपॉन टी करके, तो बी का मतलब हुआ 2.88 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, और अपान कर लीजिए जो आप टेम्परेचर दिया गया है ना 2880, अब डिवाइड कर लीजिए, ये जितने के आस जो आएगा लैम्डा एम का मान, इसका मतलब वहाँ से आप पहचान जाएंगे कि U1 बड़ा होगा कि U2 बड़ा होगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 के आसपास की वैल्यू आ रही है, क्योंकि आपने देखा ऊपर 2.88 आया है, इसीलिए मैंने इंडिकेट किया कि इसको 2.88 बी का वैल्यू जो दिया गया है ये कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। नहीं तो नॉर्मली इस वैल्यू को आप 2.9 इंटू 10 टू द पावर 6 ले लेते हैं। तो आपको ये बात क्लियर रखनी है। तो आपको ये स्पष्ट हुआ कि U2 जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये U2 एनर्जी जो है वो पाई जा रही है 1000 नैनोमीटर के आसपास में, इसलिए U2 इज ग्रेटर देन U1 होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, द वेवलेंथ एट विच maximum energy is radiated by sun and moon are 0.5 into 10 to the power 6 meter and 10 to the power minus 4 meter respectively. The ratio of temperature of sun and moon is। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ भी आपको वहीं से हिंट मिल रहा है, और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली बात आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आप कांस्टेंट है, एक बार ये लैम्डा 1 कर दीजिए सन के लिए, T1 कर दीजिए सन के लिए, और लैम्डा 2 मान लीजिए मून के लिए, T2 मान लीजिए मून के टेम्परेचर मान लीजिए। तो लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू बी कांस्टेंट, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा, लैम्डा 2 इंटू T2 इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इन दोनों से, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो ये ध्यान रखिएगा, लैम्डा 2 किसके लिए, मून के लिए है, लैम्डा 1 किसके लिए है, सन के लिए है। अब आप दोनों वैल्यूज रख दीजिए, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और जैसा आप देख रहे हैं मून के लिए आपको मिला हुआ है, तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे, और सन के लिए 10 टू द पावर माइनस 4 मिला हुआ है, तो 10 टू द पावर माइनस 4 अपान 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जब रखेंगे, तो T1 अपान T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो यहाँ वो मिल जाएगी आपका 1000 अपान 5, जिसको आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 200। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, T1 अपान T2 इज इक्वल टू 200 आया है।
तो 200 इसको ऑप्शन को अगर संबंधे में दिया जाता, अनुपात में दिया जाता तो रेशियो के फॉर्म में, तो 200 संबंधे 1 भी लिख सकते थे। तो 200 अभी जिस फॉर्म में दिया है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब ये दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये सब काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपको ये रिलेशन नहीं मालूम होंगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपके काम के लिए हिंट भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, टेम्परेचर ऑफ सन्स सरफेस इज अबाउट। जो सन का सरफेस होता है, सन जस्ट लाइक अ बॉल, तो जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कुछ और है और उस सन के सेंटर का टेम्परेचर कुछ और है। तो जो सन का सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो 6000 केल्विन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 6 × 10⁻³ केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18, वेवलेंथ एट विच अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। फिर आप आ गए हैं, देखिए कहाँ पर, अभी मैंने वीन्स लॉ का वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है, λm × t = कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको λm प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया है, 1/t। तो जिस वेवलेंथ पर सबसे अधिक एनर्जी एमिट होती है वह वेवलेंथ उस टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, यहाँ से देख सकते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1/t। ओके, तो ये देख सकते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको मालूम होना चाहिए, वीन्स लॉ जो था वो लोअर वेवलेंथ रीजन में बात किया, जो आपका रैले जीन्स लॉ वो हायर वेवलेंथ रीजन में बात किया। इन्हीं सब बातों को दूर करने के लिए 1900 में प्लैंक रेडिएशन फार्मूला आया, जो प्योर रूप से क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था, और इस प्लैंक रेडिएशन फार्मूला ने उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लोअर और हायर दोनों वेवलेंथ रीजन में एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्लैंक्स लॉ एक्सप्लेन्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन ऑल ओवर द wavelength region. Question number 20, the number of modes in a chamber of volume 50 centimeter cube in frequency range 4 × 10⁻14। ये ध्यान रखिएगा, ये राइटिंग एरर है, और ये 4 × 10⁻14 नहीं है, बल्कि 4 × 10⁻4 है। ओके, ये नहीं है। तो 4 × 10⁻4 एंड 4.01 × 10⁻4 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से डी न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। डी न्यू कितना मिल गया, यहाँ से आप देख सकते हो, डी न्यू मिल जाएगा 0.01 × 10⁻4 मीन्स ये हो गया 100। ये एक चीज़ क्लियर, डी न्यू मिल गया यहाँ से। वॉल्यूम वी दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोड पर सेंटीमीटर क्यूब आपका प्लैंक रेडिएशन फार्मूला में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8π² × d न्यू। अब यहाँ आपको पर सेंटीमीटर क्यूब वहाँ कैलकुलेट किया गया था, अब 50 सेंटीमीटर क्यूब पर यही कैलकुलेशन कर दीजिए। तो इस फार्मूले में 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो मिल जाएगा इस थियरी, इस क्वेश्चन का, वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 7.5 × 10⁻12। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन ए जो होगा वह इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपने देखा कि टॉप 20 MCQs रहे प्लैंक्स रेडिएशन और वीन्स लॉ, पूरी चैप्टर को कवर करते हुए रेडिएशन के। और आप देखेंगे कि पूरे YouTube चैनल में मैं ही एक हूँ जो चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट MCQs को आप तक पहुँचा रहा हूँ। निश्चित तौर पर मेरा टारगेट है कि आप BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हैं वो एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर पाए और वो पूरे चैप्टर को कवर कर सके, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो से लाभान्वित हो। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमारे जो हैं वो ग्रुप की लिंक पाएंगे, जिस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकेंगे ग्रुप में, और उस ग्रुप में आपको ये सभी हार्ड कॉपी मिलेंगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सीट के लिए भी क्वेश्चंस मैं उसमें भेजूंगा, और जो ज़रूरत की थियरी है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए समरी थियरी इंपॉर्टेंट होगी, वह भी आपको दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।